नमस्कार। आज हम ना वित्तीय बाजारों की दुनिया में थोड़ा अलग नजरिए से झांक रहे हैं। मतलब अंकों और ग्राफ से हटकर सोचिए, एक मोमबत्ती जैसी दिखने वाली छोटी सी शक्ल वो हमें बता सकती है कि किसी खास टाइम में बाजार में क्या चल रहा था, क्या खींचतान थी, क्या भावनाएं थी। हाँ, ये सुनने में ही कितना दिलचस्प लगता है ना। जानकारी को देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका। सिर्फ नंबर नहीं, उसके पीछे की कहानी। बिल्कुल। और इसी कहानी को समझने के लिए हमारे पास कैंडलस्टिक फंडामेंटल्स फॉर मार्केट एनालिसिस के कुछ जरूरी हिस्से हैं। हमारा मकसद सीधा है, ये कैंडलस्टिक्स क्या बला हैं, कैसे काम करती हैं और क्यों ये ट्रेडर्स और एनालिस्ट्स के लिए इतने काम की चीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ चार्ट पर दिखने वाले रंगीन डिब्बे नहीं है। हर एक कैंडल वो अपने आप में एक कहानी कहती है। खरीदारों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई की कहानी, कभी उम्मीद की तो कभी डर की। और इस कहानी की जड़ें भी बड़ी मजेदार है। मुझे पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि ये तकनीक सोचिए 18वीं सदी में जापान के चावल व्यापारियों ने बनाई थी। कमाल है ना, कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और यही इतिहास इसे और वजनदार बनाता है। मुनेहिसा होमा, जिनका नाम अक्सर इससे जोड़ा जाता है, उन्होंने ये समझा था कि कीमतों का खेल सिर्फ मांग और आपूर्ति का नहीं होता। उसमें व्यापारियों की भावनाएं, उनका डर, उनका लालच, ये सब चीजें भी कीमतों पर बहुत असर डालती हैं। तो ये कैंडलस्टिक्स एक तरह से उन भावनाओं को पकड़ने का जरिया थीं उस जमाने में। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ कीमत का हिसाब किताब नहीं, बल्कि बाजार के मन को, उसकी साइकोलॉजी को समझने की एक सदियों पुरानी कोशिश है। वाह। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। सबसे पहले तो ये कैंडलस्टिक दिखती कैसी है, इसके हिस्से क्या हैं। स्रोत कहता है कि ये एक तय समय, मान लीजिए 1 मिनट या 1 घंटा या पूरा दिन, उसमें कीमत कैसे ऊपर नीचे हुई ये दिखाती है। सही कहा आपने। ये कोई एक कीमत नहीं बताती, बल्कि उस पूरे समय में जो भी हलचल हुई, जो एक्शन हुआ, उसे समेट लेती है। इसके ना 4 खास हिस्से होते हैं। 4 जरूरी कीमत बिंदु जो उस समय की कहानी बनाते हैं। 4 बिंदु कौन कौन से? हाँ, 4। पहला है ओपन प्राइस, मतलब जब वो समय शुरू हुआ तो पहला सौदा किस भाव पर हुआ। ये कहानी का कह लिए शुरुआती सीन है। ठीक है, ओपन, जहां से शुरू हुआ। दूसरा हाई प्राइस, उस पूरे समय के दौरान कीमत सबसे ज्यादा कहां तक पहुंची। ये दिखाता है कि खरीदार भाव को कितना ऊपर खींच पाए। ओके, हाई मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट। तीसरा लो प्राइस, ठीक इसका उल्टा, उस समय में कीमत सबसे नीचे कहां तक गिरी। ये बेचने वालों का दबाव दिखाता है कि वो कीमत को कितना नीचे ले जा पाए। लो प्राइस, सबसे निचला पॉइंट, समझ गया। और चौथा सबसे जरूरी, क्लोज प्राइस, जब वो समय खत्म हुआ तो आखिरी सौदा किस भाव पर हुआ। ये एक तरह से कहानी का क्लाइमैक्स है कि अंत कहाँ हुआ। अच्छा, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 बिंदु मिलके उस एक पीरियड, जैसे 1 घंटा या 1 दिन, उसका पूरा सफर बता देते हैं। कहाँ से शुरू, कितना ऊपर, कितना नीचे और खत्म कहाँ पर। सही है। बिल्कुल सही। और इन्हीं चारों से मिलकर कैंडलस्टिक की शक्ल बनती है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। एक तो है बॉडी, यानी उसका शरीर। बॉडी? हाँ, बॉडी। ये ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का हिस्सा होता है, आमतौर पर एक चौकोर डब्बे जैसा। और इसका रंग बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर क्लोज प्राइस ओपन से ज्यादा है, मतलब कीमत बढ़ी, तो बॉडी हरी या सफेद होती है। ये तेजी का संकेत है, बुलिश। और अगर क्लोज प्राइस ओपन से कम है, मतलब कीमत गिरी, तो बॉडी लाल या काली होती है। ये मंदी का संकेत है, बेरिश। बॉडी जितनी लंबी, मतलब उस दौरान उतना बड़ा बदलाव आया। अच्छा, तो बॉडी का रंग बताता है कि कीमत बढ़ी या घटी, और बॉडी की लंबाई बताती है कि कितनी बढ़ी या घटी। ठीक है, और दूसरा भाग? दूसरा भाग है विक्स या शैडोज, मतलब बत्तियां या छाया कह लीजिए। ये बॉडी के ऊपर और नीचे पतली लकीरें होती हैं। ऊपर वाली विक्स बॉडी के ऊपर से हाई प्राइस तक जाती है, और नीचे वाली विक बॉडी के नीचे से लो प्राइस तक। ये हमें ये बताती हैं कि कीमत बॉडी के बाहर कहाँ तक गई थी, भले ही वहां टिक नहीं पाई। तो विक्स वो दिखाती हैं जहां तक जाने की कोशिश हुई पर बात बनी नहीं। बिल्कुल, ये खरीदारों और बेचने वालों के उन प्रयासों को दिखाती हैं जो पूरी तरह सफल नहीं हुए। यानी बॉडी हुई असली लड़ाई का मैदान, और विक्स हुई लड़ाई का दायरा। बॉडी बताएगी कौन जीता, कीमत ऊपर बंद हुई या नीचे, और विक्स बताएंगी कि खींचातानी कहां तक हुई थी। जैसे अगर ऊपर की विक लंबी है तो शायद खरीदारों ने ऊपर ले जाने की कोशिश की,
पर बेचने वाले हावी हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मतलब निकाला जा सकता है। और वैसे ही लंबी निचली विक का मतलब हो सकता है कि बेचने वालों ने नीचे धकेलने की कोशिश की, पर खरीदार कीमत को वापस ऊपर ले आए। हर कैंडल स्टिक उस समय में खरीदारों और बेचने वालों की बीच की ताकत का संतुलन दिखाती है। जैसे छोटी बॉडी और लंबी विक्स वाली कैंडल शायद बाजार में कंफ्यूजन या बराबरी का मुकाबला दिखाती हैं, और लंबी बॉडी और छोटी विक्स वाली कैंडल शायद एक तरफा चाल का संकेत देती है। ये तो सच में एक विजुअल भाषा जैसी है। अब समझ आ रहा है कि व्यापारी सिर्फ लाइन चार्ट की जगह इन्हें क्यों पसंद करते होंगे। स्रोत ये भी कहता है कि वो इनका इस्तेमाल ट्रेंड्स यानी रुझानों को समझने, रिवर्सल्स मतलब उलटफेर को पहचानने और मार्केट सेंटिमेंट यानी बाजार की भावना का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। इन शब्दों का क्या मतलब है कैंडलस्टिक्स के हिसाब से? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, रुझान, ट्रेंड्स, बहुत सारी कैंडल्स को एक साथ देखकर व्यापारी ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार कुल मिलाकर किधर जा रहा है, ऊपर अप ट्रेंड, नीचे डाउन ट्रेंड या एक रेंज में फंसा हुआ है साइडवेज। जैसे लगातार हरी लंबी बॉडी वाली कैंडल्स बन रही हैं तो वो एक मजबूत अप ट्रेंड का इशारा हो सकती हैं। ट्रेंड मतलब बाजार की दिशा। उलटफेर, रिवर्सल्स, ये शायद कैंडलस्टिक्स का सबसे रोमांचक पहलू है। कुछ खास तरह की कैंडलस्टिक या उनका समूह जिन्हें पैटर्न कहते हैं, वो अक्सर ये संकेत देते हैं कि मौजूदा ट्रेंड शायद खत्म होने वाला है और बाजार अब उल्टी दिशा में चल सकता है। जैसे एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद कोई खास बुलिश पैटर्न, तेजी वाला पैटर्न दिखे तो व्यापारी चौकन्ने हो जाते हैं कि शायद अब कीमत ऊपर जाने वाली है। अच्छा, ट्रेंड बदलने का संकेत। और तीसरा था मार्केट सेंटिमेंट। जैसा हमने पहले भी बात की, कैंडल का रंग, हरा या लाल, और उसका आकार, बॉडी कितनी लंबी है, विक्स कितनी लंबी है, ये बताता है कि उस खास समय में खरीदार ज्यादा जोश में थे या बेचने वाले ज्यादा हावी थे। बहुत सारी कैंडल्स को एक साथ देखकर एक अंदाजा लग जाता है कि बाजार में ज्यादा आशा है या निराशा। तो ये सिर्फ कीमत नहीं बल्कि कीमत के पीछे की कहानी, उसके पीछे के इमोशंस को समझने का तरीका है। स्रोत में पैटर्न के विश्लेषण पर भी जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या एक अकेली कैंडल काफी नहीं है? देखिए, एक अकेली कैंडल भी काफी कुछ बता सकती है, जैसे डोजी कैंडल या लंबी बॉडी वाली कैंडल। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब कई कैंडल्स मिलकर एक खास शक्ल या पैटर्न बनाती हैं। व्यापारियों ने अपने सदियों के अनुभव से कुछ ऐसे पैटर्न पहचान लिए हैं जो बार बार दिखते हैं और अक्सर आने वाली कीमत की चाल के बारे में जरूरी सुराख देते हैं। ये सोच पर आधारित है कि इंसानी बर्ताव और बाजार का मनोविज्ञान कुछ हद तक खुद को दोहराता है। अच्छा, तो ये पैटर्न कैसे काम करते हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे आपने पहले डोजी, हैमर, इनगल्फिंग जैसे नाम लिए थे, स्रोत में शायद इनका जिक्र होगा। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ बहुत जाने माने पैटर्न है। डोजी जी। ये बड़ी दिलचस्प कैंडल है। इसमें ना ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही होते हैं, तो बॉडी बिल्कुल पतली, एक लाइन जैसी दिखती है। विक्स लंबी या छोटी हो सकती हैं। डोजी अक्सर बाजार में कंफ्यूजन या बराबरी का संकेत देती है। खरीदार और बेचने वाले दोनों ने जोर लगाया पर कोई जीता नहीं। ये मौजूदा ट्रेंड के कमजोर पड़ने का इशारा हो सकता है, खासकर अगर ये एक लंबी चाल के बाद दिखे। डोजी मतलब कंफ्यूजन, न इधर का न उधर का। हैमर जी। ये पैटर्न आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के आखिर में दिखता है और ये संकेत दे सकता है कि अब शायद तेजी लौटने वाली है। बुलिश रिवर्सल, इसकी पहचान है एक छोटी सी बॉडी, रंग उतना मायने नहीं रखता, पर हरा हो तो बेहतर। ऊपर की विक या तो होती ही नहीं या बहुत छोटी होती है और नीचे की विक काफी लंबी होती है, अक्सर बॉडी से दुगनी या ज्यादा। हैमर जैसे हथौड़ा, नीचे लंबी डंडी, ऊपर छोटा सा हिस्सा। हाँ, कुछ वैसा ही है। इसके पीछे की कहानी ये है कि बेचने वालों ने कीमत को खूब नीचे धकेला, लंबी निचली विक, लेकिन फिर खरीदार मजबूती से लौटे और कीमत को ओपन के पास या उससे भी ऊपर बंद करने में सफल रहे। छोटी बॉडी, यह दिखाता है कि बिकवाली का जोर शायद अब खत्म हो रहा है। अच्छा, बेचने वालों की कोशिश नाकाम हुई? एनगल्फिंग पैटर्न, ये 2 कैंडल वाला पैटर्न है और काफी असरदार माना जाता है। इसमें 2 तरह के होते हैं। पहला बुलिश एनगल्फिंग, ये डाउन ट्रेंड में बनता है। पहली कैंडल लाल मंदी वाली होती है, दूसरी कैंडल हरी तेजी वाली होती है
और उसकी बॉडी इतनी बड़ी होती है कि वो पहली लाल कैंडल की पूरी बॉडी को निगल लेती है। मतलब दूसरे का ओपन पहली के क्लोज से नीचे और क्लोज पहली के ओपन से ऊपर। निगल लेती है मतलब पूरी तरह ढक लेती है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि खरीदारों ने अचानक बहुत जोर दिखाया है और पिछले दिन की पूरी मंदी को पलट दिया है। ये एक नए अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत हो सकता है। और दूसरा है बेरिश एनगल्फिंग। ये अपट्रेंड में बनता है बुलिश का ठीक उल्टा। पहली कैंडल हरी होती है और दूसरी लाल कैंडल की बॉडी पहली हरी बॉडी को पूरी तरह निगल लेती है। ये दिखाता है कि बेचने वालों ने अचानक कंट्रोल ले लिया है और तेजी का दौर शायद खत्म हो सकता है। वाह, बुलिश एनगल्फिंग मतलब खरीदार हावी, बेरिश मतलब बेचने वाले हावी। ये पैटर्न तो वाकई में जैसे बाजार की लड़ाई के छोटे छोटे सीन दिखा रहे हैं। हैमर में खरीदारों की वापसी, एनगल्फिंग में एक का दूसरे पर कब्जा, डोजी में कंफ्यूजन। ये तो बहुत गहरा है। बिल्कुल, और यही कैंडलस्टिक विश्लेषण की खूबी है। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने में भी मदद करता है कि क्यों हुआ होगा। उस चाल के पीछे कौन सी भावनाएं थीं? क्या खरीदार डर गए? क्या बेचने वाले थक गए? क्या बाजार में भरोसा लौट रहा है? पैटर्न्स इन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। लेकिन क्या ये पैटर्न हमेशा सही साबित होते हैं? मतलब क्या सिर्फ एक पैटर्न देखकर हम ट्रेड करने का फैसला ले सकते हैं? स्रोत इस बारे में कुछ कहता होगा। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत भी ये जरूर साफ करेगा कि कोई भी पैटर्न 100% गारंटी नहीं होता। कैंडलस्टिक पैटर्न संभावनाएं बताते हैं, पक्की भविष्यवाणी नहीं करते। जो अनुभवी व्यापारी होते हैं वो इन्हें कभी अकेले इस्तेमाल नहीं करते। वो हमेशा पुष्टि के लिए, कंफर्मेशन के लिए दूसरी चीजों को भी देखते हैं। दूसरी चीजें जैसे कि ट्रेंड का संदर्भ। एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड के आखिर में बने तो ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि वो अप ट्रेंड के बीच में बन जाए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, क्या वो पैटर्न किसी जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रहा है? अगर हाँ, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। वॉल्यूम, क्या पैटर्न बनते समय ट्रेडिंग की मात्रा वॉल्यूम बढ़ी थी? बढ़ा हुआ वॉल्यूम अक्सर पैटर्न की पुष्टि करता है, मतलब उस चाल में ज्यादा लोगों की भागीदारी थी। दूसरे तकनीकी संकेतक, व्यापारी अक्सर कैंडलस्टिक्स को मूविंग एवरेज, RSI, MACD जैसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर देखते हैं ताकि सिग्नल और पक्का हो जाए। अच्छा, तो पैटर्न एक जरूरी सुराग है, पहेली का एक टुकड़ा है, पूरी पहेली नहीं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पैटर्न रटने का खेल नहीं है, ये बाजार की भाषा सीखने जैसा है। और भाषा को समझने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, पूरा संदर्भ समझना जरूरी होता है। सही कहा, इसमें तजुर्बा, प्रैक्टिस और संदर्भ को समझने की काबिलियत बहुत जरूरी है। पर ये सीखने लायक हुनर जरूर है, क्योंकि ये आपको बाजार को एक अलग, ज्यादा सहज नजरिए से देखने की ताकत देता है। ये नंबरों के पीछे छिपे इंसान के बर्ताव को दिखाता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में क्या खास बातें सीखी? हमने देखा कि कैंडलस्टिक्स कीमतों के उतार चढ़ाव को दिखाने का एक बहुत असरदार विजुअल तरीका है, जिनकी शुरुआत 18वीं सदी के जापान में हुई थी। हर कैंडलस्टिक 4 जरूरी कीमतों ओपन, हाई, लो और क्लोज इनको अपने अंदर समेटे होती है, जिनसे उसकी बॉडी और विक्स बनती है। ये हिस्से हमें उस समय के दौरान खरीदारों और बेचने वालों की लड़ाई और बाजार की भावना के बारे में बताते हैं। हाँ, और हमने ये भी समझा कि अकेली कैंडल से ज्यादा जरूरी है उनके पैटर्न का विश्लेषण करना। डोजी, हैमर, एनगल्फिंग जैसे पैटर्न आने वाले ट्रेंड या उलटफेर का संकेत दे सकते हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इन्हें हमेशा दूसरे विश्लेषण के तरीकों और बाजार के पूरे संदर्भ के साथ मिलाकर देखना चाहिए। ये गारंटी नहीं देते, सिर्फ संभावनाएं दिखाते हैं। बिल्कुल, ये तकनीकी विश्लेषण के औजारों का एक जरूरी हिस्सा है, जो बाजार के मनोविज्ञान को समझने में मदद करता है। इस पूरी चर्चा के बाद, खासकर जब हम इन पैटर्न्स की ऐतिहासिकता और मनोविज्ञान से उनके जुड़ाव के बारे में सोचते हैं, तो एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। हाँ, और वो सवाल शायद ये है कि अगर ये पैटर्न सदियों से चले आ रहे इंसानी बर्ताव और बाजार के मनोविज्ञान पर टिके हैं, तो क्या आज की ये तेजी से बदलती दुनिया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग कर रही है, अचानक बड़े बड़े वैश्विक संकट आ जाते हैं, सूचना इतनी तेजी से फैलती है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं थी, क्या ये सब चीजें इन ऐतिहासिक पैटर्नों की असरदारी को कम कर सकती हैं या बदल सकती हैं?
क्या मशीनें और एल्गोरिदम्स उस इंसानी मनोविज्ञान को मात दे देंगे जिस पर ये पैटर्न आधारित है, या फिर इंसान का सामूहिक व्यवहार, उसका डर और लालच हमेशा इन पैटर्नों में किसी न किसी तरह झलकता ही रहेगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या हम बाजार विश्लेषण के एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं? Yeah.